देखो, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। सबसे हम्म। पहले साउंड एंड इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड एक्चुअली जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से मतलब एयर निकलता है, और उस एयर से क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और हम्म। उस पार्टिकल का वाइब्रेशन आगे बढ़ता है, और आगे जा कर के जब कान के पास पहुंचेगा तो वहाँ पर एक ईयर ड्रम लगा हुआ है। वो पार्टिकल्स फिर जा कर के ईयर ड्रम से टकराएगा। तो हम्म। जिस स्पीड से, जिस रेंज से टकराता है, उसी के अनुसार हम लोग को आवाज़ समझ में आता है। मतलब एक तरह का वो मतलब सेंसेशन होता है, हम लोग समझ पाते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है। तो हम्म। हम लोग एक्चुअल में उस वाइब्रेशन को ही पकड़ते हैं, जिस तरह का वाइब्रेशन हुआ उसका हम लोग मतलब निकाल रहे थे कि अच्छा इस टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो ये चीज़ बोल रहा है। तो ये हम्म। मतलब सुनते सुनते आदत हो जाता है कि इस टाइप का वाइब्रेशन मतलब ये चीज़ समझना है, और फिर वही हम लोग समझने लगते हैं कि कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो इस टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब कि ये चीज़ बोला जा रहा है। हम्म। तो वही साउंड एंड इट्स प्रोडक्शन। तो फ्रॉम वाइब्रेशन, ये जनरेट कहाँ से होता है? वाइब्रेशन से जनरेट होता है। एवरी डे हम्म। वी हियर साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्स। बहुत अलग अलग सोर्स से हम लोग हर एक दिन साउंड को सुनते हैं। फॉर एग्जांपल वी हियर साउंड ऑफ मॉर्निंग अलार्म। मॉर्निंग अलार्म सुनते हैं, चर्च बेल सुनते हैं, स्कूल बेल सुनते हैं, हॉर्न ऑफ ए कार सुनते हैं, बार्किंग ऑफ डॉग, म्यूजिक फ्रेंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट etc. Although we do not see sound coming to us, हम लोग साउंड को आते हुए नहीं देखते हैं, बस फील करते हैं, सुनते हैं। बट हम्म। साउंड रीचेज आवर ईयर इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो होता है वेव के फॉर्म में हमारे कानों तक पहुंचता है। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ये कैसे पहुंचता है? क्योंकि मीडियम में पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, इसलिए सुन पाते हैं। इसका मतलब साफ है कि एटमॉस्फेयर सिर्फ अर्थ पर है, पार्टिकल यहीं पर है सिर्फ। अगर हम लोग कहीं और जा कर के बोलेंगे, अंतरिक्ष में जा कर के बोलेंगे, तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। हम्म। The wave carry the mechanical energy of the vibrating particle with them so as to produce a sensation of hearing हम्म। in our ears। तो इस तरह से होता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक तरह का एनर्जी है, डेट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर यस। ईयर्स। कान में ये एक तरह का सेंसेशन बनाता है। हम्म। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द फैक्ट। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से ही होता है। एक्सपेरिमेंट वन, स्ट्रेच या स्ट्रिंग बाय होल्डिंग वन end in mouth between the teeth and the other end in one hand। तो एक को क्या किया है, दांत से पकड़ लिया है, और दूसरे को एक हाथ से पकड़ लिया है। हम्म। उसके बाद प्लग इट बाय द अदर हैंड नियर द मिडल। बीच में इसको छूना है, मतलब खींच करके छोड़ना है। इट इज नोटिस दैट द स्ट्रिंग स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो हम्म। स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करने लगेगा, एंड सिमल्टेनियसली साउंड इज हियर्ड। और उसी समय, जिस समय वाइब्रेट करता है, उसी समय आवाज़ भी सुनाई देने लगता है। आफ्टर हम्म। सम टाइम व्हेन स्ट्रिंग स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करना बंद कर देता है, नो नीड इज हियर्ड, नो साउंड इज हियर्ड। तो उस समय साउंड सुनाई नहीं देता है। मतलब जब तक हम्म। वाइब्रेट करेगा तब तक ही साउंड सुनाई देगा। हाँ। उसके बाद एक्सपेरिमेंट टू है, टेक ए थिन वायर एंड अटैच इट बिटवीन द टू नेल्स। अबाउट अ मीटर। हाँ, ये लगभग 1 मीटर बीच में डिस्टेंस है। प्लेस ए स्मॉल बीट ऑफ पेपर एज राइडर नियर द मिडिल ऑफ द वायर। middle of the wire and plug the wire near the rider as shown। It is observed that the rider flies off as the wire starts vibrating, and a sound of hearing up, is heard after some time when the wire stop vibrating। कुछ समय बाद जब वाइब्रेट करना बंद कर देता है, when the paper rider placed on the wire, no sound is heard। तो that is when the paper rider placed on the wire।
ये पेपर राइडर क्या होता है? समझ में नहीं आया ये। पेपर रीडर एक बार सर्च कर लेते हैं होता क्या है। हम्म, Nail about a water, place a small bit of paper as a rider near the middle of पेपर एज राइडर, हमको लगता है पेपर उसमें लगाने के लिए बोल रहे हैं, और उसको लगा कर खींच कर क्या छोड़ रहा है, तो इससे पेपर राइडर क्या होगा, उड़ जाएगा। और नियर द मिडल ऑफ द वायर एंड प्लग द वायर नियर द राइडर एज सोन। इसका अगर कुछ दिखता है तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो पेपर राइडर हमको समझ में यही आ रहा है कि एक टाइप का, मतलब पेपर दोनों तरफ पकड़ करके इसको खींच करके छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो छोड़ेंगे तो ये पेपर हम्म, उड़ जाएगा और ये वाला वाइब्रेट करेगा। जब तक ये वाइब्रेट करेगा तब तक आवाज़ सुनाई देगा, और जब वाइब्रेट करना बंद हो जाएगा आवाज़ सुनाई नहीं देगा। यहाँ पर एक लिखा है आफ्टर सम टाइम व्हेन द वायर स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब वाइब्रेट करना बंद कर देता है वायर, दैट इज व्हेन द पेपर राइडर इज प्लेस्ड ऑन द वायर। पेपर आपकी राइडर आवाज कम आ रही है। पेपर राइडर को बोल रहा है कि जब वायर पर रखते हैं तो हम्म, ये वाइब्रेट करना बंद कर देता है। डेट इज व्हेन द पेपर राइडर इज प्लेस्ड ऑन द वायर डज नॉट फ्लाई ऑफ। मतलब पेपर राइडर को जब हम लोग वायर पर रखते हैं वो उड़ नहीं रहा है उस वक्त, एक इससे कोई आवाज़ नहीं आता है, लेकिन जब उड़ता है तो उसमें आवाज़ आता है। हम्म, और थर्ड में दिए है टेक ए रेक्टेंगुलर रड ऑफ अ स्टील, एक स्टील का रेक्टेंगल शेप का रड लेना है। टेक ए ट्यूनिंग फोर्क विच इज ए रेक्टेंगुलर रड ऑफ अ स्टील, ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, ये वाला ट्यूनिंग हम्म, फोर्क है। बेंट इन द यू शेप, यू शेप में बेंट रहता है, विथ मेटालिक स्टेम एट द बेंड। स्टेम, मेटालिक स्टेम एट द बेंड। स्ट्राइक इट्स वन आर्म ऑन ए रबर, strike its one arm on a rubber pad and bring it near a table tennis। उसके बाद टेबल टेनिस बॉल सस्पेंडेड बाय ए thread as shown in figure, it notices as the arm of the vibrating tuning fork is brought close to the ball, it jumps to and fro and sound of the vibrating tuning fork is heard. When the arm stops vibrating, the ball becomes stationary and no sound is heard। हम्म, मतलब इसको एक बार दबा करके यहाँ पर बॉल के पास लाया है और इसको दबा करके छोड़ दिया है, तो जब तक ये बॉल हिलता रहेगा तब तक इसमें मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस समय तक साउंड सुनाई देगा, उसके बाद फिर साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। हम्म, उसके बाद नेक्स्ट है टेक ए ड्रम एंड बीट इट, ड्रम को लेकर के उसको बीट करना है। द मेम्ब्रेन हम्म, वाइब्रेट विच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग इट, तो इसका जो मेम्ब्रेन होगा वो वाइब्रेट करेगा, तो इस कैन बी फेल्ट बाय टचिंग इट, उसको छू करके हम लोग महसूस कर सकते हैं। एंड द साउंड ऑफ ड्रम इज हियर, और ड्रम का जो साउंड होता है वो सुनाई देता है। एज द मेम्ब्रेन स्टॉप वाइब्रेटिंग नो साउंड इज हियर, और जब मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना बंद कर देता है हम्म, तो कोई साउंड नहीं सुनाई देता है।
द सॉलिड वाइब्रेटिंग ड्रम प्रोड्यूस साउंड। तो यहाँ से भी पता चलता है कि वाइब्रेटिंग ड्रम जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। हम्म। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 5 है, इफ द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार इज plucked, the string start vibrating and its sound is heard। तो गिटार में भी वही होता है। सिमिलरली ऑन द ब्लोइंग ए व्हिस्टल, इस तरह जब बांसुरी बजाते हैं द एयर इन द व्हिस्टल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो एयर जो होता है उसमें वाइब्रेट करने लगता है और साउंड सुनाई देता है। हम्म। फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन बॉडी वाइब्रेट। तो इससे पता चल गया कि अगर बॉडी वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। हम्म। उसके बाद फ्रॉम ठीक है, उसके बाद ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज ए सोर्स ऑफ साउंड। वाइब्रेटिंग बॉडी जो होता है वो साउंड का सोर्स होता है, ऊपर के एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है। हम्म। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एक एनर्जी का टाइप है। मैकेनिकल हाँ। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट वाइब्रेशन इन ए बॉडी। तो मैकेनिकल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एक बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए। द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी आर ट्रांसमिटेड इन मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव। और जो वाइब्रेशन होता है बॉडी का वो मीडियम में एक वेव की तरह से आगे बढ़ता है फ्रॉम दैट पॉइंट टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन, एक पॉइंट से दूसरे हम्म। पॉइंट तक। दिस वेव ऑन रीचिंग आवर ईयर प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम। ये जब ईयर ड्रम के पास पहुंचता है तो वहाँ पर फिर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, which are received as sound by us, जो हमें साउंड की तरह महसूस कराता है। द साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड हमारा क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। एनर्जी। साउंड प्रोपगेशन रिक्वायर्ड ए मटेरियल मीडियम। साउंड को अगर एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद साउंड प्रोपगेशन रिक्वायर ए मटेरियल या मीडियम। Sound produced by a vibrating body travel from one place to other place through the mechanical vibration of the medium। में मैकेनिकल वाइब्रेशन के जरिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। हम्म। दस द मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ता है साउंड के प्रोपगेशन के लिए। दिस कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो एक मीडियम की ज़रूरत है, इसको भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल को लेना है एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार, और एक ग्लास जार ले लेना है ग्लास का। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द बेल जार, और बेल जार के अंदर इलेक्ट्रिक बेल डाला है। द बेल जार हम्म। इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप। फिर और से कम आ रही है। अच्छा, द बेल जार इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप। बेल जार को एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया है as shown in हम्म। figure। as the circuit of electric bell is connected by pressing the key। और जब हम लोग की बजाएंगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा और बेल बजने लगेगा। हम्म। तो एक्चुअली जब एयर निकाल दिए तो फिर अंदर मीडियम कुछ नहीं रहा, वैक्यूम ट्यूब इसलिए लगाया है। हाँ, तो साउंड भी नहीं होगा। हाँ, साउंड भी नहीं हुआ। ये यहाँ पर है, वैक्यूम पंप नीचे से लगाया है।
तो अभी क्या कर रहा है, अभी की को लगाया है, तो की को लगाने से हैमर ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल इज सीन टू बी स्ट्राइक। हैमर जो होता है वो जाकर के इलेक्ट्रिक बेल से टकराएगा, रिपीटेड एंड साउंड ऑफ द बेल इज हियर्ड, और इस तरह से साउंड जो है सुनाई देगा। लेकिन नाउ कीपिंग द की प्रेस्ड, अब की को वैसे ही रखना है और एयर को धीरे धीरे निकाल देना है। हम्म, It is noticed that the loudness of the sound goes on decreasing as the air is taken out from the बेल जार। तो जैसे जैसे एयर निकालेंगे क्या होगा, साउंड सुनाई देना कम हो जाएगा। हम्म, The hammer of electric bell is still seen striking the gong repeatedly, which means that the gong is still vibrating to produce sound। तो हैमर अभी भी टकराते हुए दिखाई देगा लेकिन आवाज़ नहीं आएगा, बट इट इज नॉट हियर्ड। हम्म, एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा हो रहा है, व्हेन हैमर ऑफ द बेल हिट द gong sound is produced due to vibrating of gong which travel through air to the wall of the jar। तो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था, और वो वाइब्रेशन से जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है उसमें, मतलब पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आ रहा था एयर पार्टिकल्स में, और वो जार से जाकर टकरा रहा था। हम्म, दिस कॉल द वॉल ऑफ जार टू वाइब्रेट, इससे जार जो है वो वाइब्रेट कर रहा था, ड्यू टू विच एयर आउटसाइड द जार इज ऑल्सो सेट इन वाइब्रेशन। तो जार के बाहर का जो एयर है वो भी वाइब्रेट करने लगा। हाँ, इस तरह से साउंड हम लोग तक पहुंच गया। लेकिन जब हम लोग एयर निकाल दिए तो अंदर में मीडियम कुछ भी नहीं है, तो बेल मतलब गोंग जो है मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है, पर मीडियम पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए जो है आवाज़ और ड्रम तक पहुंच, वाइब्रेशन ड्रम तक पहुंच नहीं पा रहा था, इससे आवाज़ सुनाई हम्म, नहीं दे रहा था। ए मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो ऊपर से समझ में आता है कि मटेरियल मीडियम एक तो बहुत ज़रूरी है। Requisites of the medium. The medium required for propagation of sound must possess the following three properties. तो मीडियम का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सबसे पहला, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक सो दैट इट्स पार्टिकल may come back to their original position after displacement on either side। तो पहले तो मटेरियल जो होना चाहिए इलास्टिक होना चाहिए, हम्म, ताकि मटेरियल वाइब्रेट करके मतलब ओरिजिनल पोजीशन तक आ सके। फिर मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया सो दैट इट्स पार्टिकल में स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके अंदर इनर्शिया होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल कंडीशन तक ये वापस लौट जाए। हम्म, द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस, मीडियम फ्रिक्शनलेस होना चाहिए सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ताकि एनर्जी का लॉस ना हो। हम्म, Sound can propagate not only in gas, साउंड सिर्फ गैस में ही ट्रेवल नहीं करता है, बट also इन सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में भी ये ट्रेवल कर लेता है। सब हम्म, मटेरियल such as air, water, iron, etc. can easily transmit sound through them from one palace to another palace। हम्म, तो एयर हो या फिर वाटर हो या फिर आयरन में भी आसानी से साउंड ट्रेवल ट्रैवल कर करता है। लेता है। On the other hand, blanket, thick curtain, absorb much of the sound incident on them and transmit or reflect only a small fraction। तो हम्म, ब्लैंकेट वगैरह ये सब साउंड को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। हम्म, ऑन मून देयर इज नो मीडियम, चंद्रमा पर कोई मीडियम है नहीं। देयरफॉर ऑन मून वन कैन नॉट हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर। तो मून पर कोई एक दूसरे का आवाज़ को नहीं सुन सकता है। हाँ, The light does not require any material medium
फॉर इट्स प्रोपगेशन। लाइट जो होता है इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एंड इट कैन देयरफॉर प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। हम्म उसके बाद है प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन ए मीडियम। मीडियम में साउंड किस तरह से ट्रेवल करता है? व्हेन ए सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट, अगर सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट करता है, मतलब मीडियम अगर वाइब्रेट कर रहा है, इट क्रिएट ए पीरियोडिक डिस्टर्शन डिस्टर्बेंस इन द मीडियम नियर इट। हम्म तो ये एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। द डिस्टर्बेंस देन ट्रेवल इन द मीडियम फॉर्म ऑफ वेव, और ये डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दिस कैन बी हाँ अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। टेक ए थिन मेटल स्ट्रिप, कीपिंग इट वर्टिकल, सबको वर्टिकल रख दिया है। फिक्स इट्स लोअर एंड, नीचे का जो एंड है उसको फिक्स रखा है। पुश इट अपर एंड टू वन साइड, और इसके ऊपर वाले एंड को पुश कर रहा है। ठीक है ना, हम्म ए से बी की ओर पुश करते हुए दिखाया है बी वाला फिगर में। हाँ मेरे कीपिंग इट वर्टिकल कहाँ पर था? एज इट वाइब्रेट साउंड इज हियर्ड। टेक ए थिन मेटल स्ट्रिप, कीपिंग इट वर्टिकल। अब नीचे वाला एंड तो इसका फिक्स है, सिर्फ ऊपर वाला को ये दबाया है। हम्म फिक्स इट लो एंड, पुश इट अपर एंड टू वन साइड एंड देन रिलीज। अब पुश करके फिर छोड़ दिया है। एज इट वाइब्रेट, अब चूंकि ये वाइब्रेट करता है, that it moves alternately to the right and left, तो राइट और लेफ्ट उसके मूव करने से साउंड इज हेयर्ड, आवाज़ सुनाई देने लगता है। मतलब एक बार हम्म इसको, नीचे वाला तो फिक्स्ड है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाला को इधर धक्का दिए हैं, तो धक्का दिए हैं तो ये फिर इधर आएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। हम्म अब 8.5 का ए हेलो क्या बता रहा है? हेलो। आवाज़। मुझे कॉल आया है तो मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ठीक है।
हाँ। हेलो। 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 हाँ। आवाज़ आ रहा है? हाँ। 5 का ए देख रहे थे, तो 5 को ए में तो सब कुछ अनडिस्टर्ब है। तो नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट 5 ए शो द अनडिस्टर्ब और नॉर्मल पोजीशन ऑफ द मेटल स्ट्रिप। मेटल स्ट्रिप के नॉर्मल पोजीशन को ये सारा कुछ दिखा रहा है। एंड द एयर लेयर ऑन द राइट साइड नियर द स्ट्रिप इज देयर अनडिस्टर्ब, और एयर का जो लेयर है वो भी बिल्कुल अनडिस्टर्ब है। 1 मिनट रुकना थोड़ा। हम्म।
उसके बाद बी में चलते हैं। बी में क्या दिया है, एज द स्ट्रिप मूव टू द राइट फ्रॉम ए टू बी, जैसे ही ए से बी की ओर मूव किया है स्ट्रिप, हम्म इट पुशेज द पार्टिकल ऑफ एयर इन लेयर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये क्या करता हम्म है, एयर के लेयर को पुश करता है, धक्का देता है राइट साइड में। हम्म ठीक है, तो सो द पार्टिकल ऑफ एयर इन दिस लेयर गेट क्लोजर टू ईच अदर। तो एयर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ गए, हम्म क्लोजर टू ईच अदर, दैट इज एयर ऑफ दिस लेयर गेट कंप्रेस्ड। एयर मतलब यहाँ पर कंप्रेस हो जाता है। द पार्टिकल ऑफ दिस लेयर व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स राइट pushes the compressed the layer next to them। हम्म उसी तरह से उसके बगल वाला जो एयर वाला पार्टिकल है वो अपने बगल वाला वो कंप्रेस करता है। इस तरह से एक चैन बन जाता है, मतलब सब एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं। हम्म compress the next layer and so on, thus the disturbance move forward in the form of compression। तो यहाँ पर disturbance compression के फॉर्म में आगे मूव कर रहा है। the particle of the medium get displaced but they do not move along with the compression। पार्टिकल जो होगा, हम्म पार्टिकल ऑफ द मीडियम गेट डिस्प्लेस, पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, बट दे डू नॉट मूव along विद द कंप्रेशन, लेकिन कंप्रेशन के साथ वो आगे मूव नहीं कर रहे हैं। हम्म ठीक है, उसके बाद सी वाला लिया है, एज द मेटल स्ट्रिप स्टार्ट रिटर्निंग फ्रॉम बी टू ए। जब ये बी से ए की ओर मूव करता है, जैसा कि फिगर सी में दिखाया गया है, आफ्टर पुशिंग द पार्टिकल इन फ्रंट द पार्टिकल ऑफ एयर नियर द स्ट्रिप स्टार्ट रिटर्निंग बैक टू देयर मेन पोजीशन। अब क्या होगा, जो पार्टिकल था एयर का वो अपना हम्म ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न होना शुरू कर दिया है, हम्म ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। ये ऐसा मीडियम के इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है। उसके बाद डी वाला है, डी वाला में एयर का लेयर जो है थोड़ा दूर दूर हो गया है। हम्म व्हेन द स्ट्रिप मूव टू द लेफ्ट फ्रॉम ए टू सी, इट pushes back the layer of the air near it towards its left and thus produce a space of the very low pressure on its right side। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन रहा है राइट साइड की तरफ। द एयर हम्म लेयर हेलो। air layer on the right side of the strip expand in this region, thus forming the रेयर फील्ड एयर लेयर। मतलब यहाँ पर दूर दूर पर एयर का लेयर है। दिस रीजन ऑफ हम्म लो प्रेशर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन द स्ट्रिप रिटर्न फ्रॉम सी टू इट्स नॉर्मल पोजीशन ए, जब ए सी से वापस नॉर्मल पोजीशन ए पर लौटता है, it pushes the refraction R from forward and the air layer near the strip again pass through the mean position due to the elasticity of medium। हम्म इट pushes the rear fraction, मतलब कि यहाँ पर मीडियम फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। In this manner, as a strip moves to the right and left repeatedly, the compression and rarefaction region are produced one after the other which carry the हम्म disturbance। इस तरह से disturbance को कैरी करते हैं with it with a definite speed depending on the nature of the medium। then हम्म gradually due to friction के कारण the strip loss its energy, strip जो होता है अपना धीरे धीरे एनर्जी लॉस कर देता है टू, और gradually due to friction a strip loss its energy to the medium and the disturbance dies out। और धीरे धीरे ये हम्म डिस्टर्बेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्ट्रिप फॉर्म वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन। तो एक हम्म टू एंड फ्रो मोमेंट में क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है और एक रेयरफेक्शन होता है, व्हिच टुगेदर कंस्टिट्यूट वन वेव। और इस तरह से एक वेव का निर्माण होता है। दिस वेव इन विच द पार्टिकल of medium vibrate about their mean position in the direction of propagation of sound is called the longitudinal wave।
इस तरह के वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। द साउंड ट्रेवल इन एयर फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। Actually, the longitudinal wave can be produced in solid, liquid as well as gas. तो ए लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक्चुअली द लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस इन ठीक है सॉलिड, लिक्विड, गैस। एट कंप्रेशन द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम। कंप्रेशन में इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी सबसे कम होता है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है। इन द एबव एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वेव इन एयर कुड नॉट बी सीन। यहाँ पर हम लोग वेव के फॉर्मेशन को देख नहीं रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वेव कैन इजिली बी सीन इन द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन ये वाटर पर क्लियर दिखता है। ये फिर ड्रॉप ऑफ पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर को अगर फेंकेंगे तो वाटर में इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। दिस डिस्टर्बेंस स्प्रेड, धीरे धीरे चारों तरफ डिस्टर्बेंस जो है स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। नाउ इफ वी प्लेस ए पीस ऑफ कॉर्क ऑन द वाटर, अगर यहाँ पर एक कॉर्क को रख दिया जाए तो वो पानी पर, तो हम लोग देखते हैं कि कॉर्क वो आगे की ओर मूव नहीं करता है, बल्कि वो एक ही जगह पर अप एंड डाउन होता है। दिस पार्टिकल देन ट्रांसफर दिस एनर्जी। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ पार्टिकल जो होता है ना अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहता है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करता रहेगा। ये यहाँ पर है। आपकी आवाज़ कम आ रही है। इसमें हम लोग का क्या क्या बनता है, एक तो क्रिस्ट बनता है, एक तो ट्रफ बनता है। जो ऊपर वाला है उसको क्रिस्ट बोलेंगे, और जो नीचे वाला बन रहा है उसको ट्रफ बोलेंगे। ए ट्रांसफर वेव इज कंपोज्ड ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो पहला क्या है, ए वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस और एट ए पॉइंट इन द मीडियम। तो एक मीडियम पर पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होने से एक क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो होता है एक ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहता है। ठीक है, ये आगे की ओर मूव नहीं करता है। पार्टिकल जो होगा इसमें आगे मूव नहीं करेगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। टाइम पीरियड, तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। उसको सेकंड में मेजर करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुआ उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ये रिलेशन हो गया फ्रीक्वेंसी और टाइम में। 1/टाइम टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, इट डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच द वेव ट्रेवल। तो जिस मीडियम में वेव ट्रेवल करता है उसके मीडियम पर ये डिपेंड करता है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और between two consecuting depression rare fraction is equal to one wavelength। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव क्रेस्ट एंड बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ। दो ठो क्रेस्ट के बीच जो डिस्टेंस होगा इसको वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है ना, दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस ले लो, या फिर दो क्रिस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, वो सारा का सारा वेवलेंथ ही है।
हम्म। वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी बोलेंगे। ये भी से डिनोट किया जाता है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, जो कि जनरली होता ही है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिगर 8.8 शो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम्म। इसमें वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और नीचे क्या है? टाइम है। द एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए। एम्पलीट्यूड जो होता है इसमें ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ नीचे दिया हुआ है ना। इधर डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए, और इधर डिस्टेंस है। तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन हम लोग का हो जाएगा v इंटू टी बराबर लैम्डा, या फिर वेवलेंथ जो होगा वेवलेंथ हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब वेवलेंथ क्या, वही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो लैम्डा बराबर हम लोग वी टी लिख सकते हैं, और टी को चाहे तो 1/f से रिप्लेस कर सकते हैं। तो v बराबर लैम्डा इंटू एफ आ जाएगा, मतलब वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होता है। अब अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड लिया है। हम्म। ये बोल रहा है कि अगर हैमर को हम लोग लोहा के साथ टकराते हुए देखें तो टकराता पहले है, आवाज़ थोड़ा बाद में सुनाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवाज़ को आने में थोड़ा सा समय लगता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, और स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम इज गिवन बाई। तो इस तरह से यहाँ पर ई क्या है? इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और नीचे में रो क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा मीडियम का। तो इलास्टिसिटी और डेंसिटी करके हम लोग वेलोसिटी साउंड का निकाल सकते हैं। न्यूटन assumed that when sound travel in a gas, the temperature of gas does not change। साउंड जब ट्रेवल करता है और टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है हम्म। तो द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल। इस केस में प्रोपगेशन अब जो साउंड है उसको आइसोथर्मल, मतलब इस कंडीशन को आइसोथर्मल कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। फॉर आइसोथर्मल चेंज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर। इस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर बटा डेंसिटी फिर बोल सकते हैं। तो एयर का जो प्रेशर होता है वो इतना होता है नॉर्मल प्रेशर, और डेंसिटी जो होता है कम्स आउट इतना मीटर पर सेकेंड, बट एक्सपेरिमेंटली इट स्पीड ऑफ साउंड इज इतना 330। हम्म। डेंसिटी लिया था 1.293, तो इसे 279 आ जा रहा था, हालांकि एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि 330 होता है। दैट्स द स्पीड ऑफ साउंड सर्कुलेट बाय यूजिंग इक्वेशन फाउंड टू बी लोअर देन द एक्सपेरिमेंट वैल्यू। तो इस फॉर्मूला से हम लोग साउंड का स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम आता है। हम्म।
तो इस जो प्रॉब्लम में जो आ रहा था, जो कम आ रहा था वैल्यू, इसको हटाने के लिए साइंटिस्ट एक उपाय निकाला। गामा जो इलास्टिसिटी था ना, उसकी जगह पर गामा पी लिया। अच्छा। ये तुम्हारा गामा इंटू पी है, जहाँ पर गामा बराबर हम लोग का हो जाएगा सी पी बाई सी भी। हम्म। एक है क्या क्या है, सी पी क्या है, ए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका वैल्यू लेने से भी का जो नया फार्मूला आया, गामा पी बाई रो आया। तो अब गामा का वैल्यू 1.4 ले लो, तब हमारा जो साउंड है वो सही आएगा, 330.7 आ जाएगा। हम्म। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। स्पीड जो होता है साउंड का, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड, ए सॉलिड में ज़्यादा होता है स्पीड, लेस इन लिक्विड एंड लिस्ट इन गैस, गैस में सबसे कम होता है। हम्म। मोर इलास्टिक देन द लिक्विड एंड गैस, सॉलिड जो होता है ज़्यादा इलास्टिक होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज नियरली 5100 मीटर पर सेकेंड इन स्टील, स्टील में बहुत ज़्यादा है, 330 तुम्हारा एयर में है और 5100 मीटर पर सेकेंड है स्टील में। वाटर में 1450 है। हम्म। ये सब में निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अल्कोहल। हम्म। ये पूरा टॉपिक एक ही का दे दिया है, तो खत्म हो गया था, भी है ना। खत्म ही हो गया है, बी थोड़ा सा है ना। हाँ, इसे कंप्लीट कर दीजिए। हाँ कंप्लीट ही कर देते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसमें हम लोग पता करेंगे कि जो साउंड का स्पीड होगा स्टील में ज़्यादा होगा। इफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन वन एंड ऑफ ए वेरी लॉन्ग स्टील बार, टू साउंड आर heard at the other end. One which reaches first is propagated through a steel, and other which is heard later is through air. हम्म। मतलब एक स्टील में अगर उस पर साउंड मतलब किया जाए, तो एक दो तरह से साउंड आएगा, एक एयर के थ्रू आएगा और एक स्टील के थ्रू आएगा। तो अगर स्टील में कान लगा कर सुनेंगे तो वो जल्दी सुनाई देगा, और एयर वाला थोड़ा लेट से सुनाई देगा। हम्म। उसके बाद ए पर्सन लिविंग नियर द रेलवे ट्रैक ऑफन presses his ear against a steel rail to gauge whether train is coming or not. The reason is that the vibration produced by the moving wheel of train travel much faster through the steel rail than through air, so sound is heard through track much before it is heard through air. तो जब ट्रेन आता है तो लोग मतलब कान लगा करके रेलवे जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक में सुनते हैं। तो उस रेलवे ट्रैक वाला जल्दी सुनाई दे देता है, एयर में बहुत लेट से आवाज़ आएगा। उसके बाद स्पीड को कौन कौन प्रभावित करता है, तो डेंसिटी है, टेम्परेचर है, हम्म। ह्यूमिडिटी है, और एक तो हवा का डायरेक्शन है। तो सबसे पहले डेंसिटी, तो डेंसिटी का हम लोग पढ़े कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑक्सीजन का डेंसिटी 16 टाइम ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो स्पीड का साउंड जो होता है हाइड्रोजन में 4 गुना ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम्म। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज बाई इतना मीटर पर सेकेंड फॉर ईच डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। हम्म। तो टोटल वेलोसिटी हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं नीचे वाला फार्मूला से।
ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से साउंड का जो स्पीड होगा बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। हम्म हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इन द हमिंग एयर इज ग्रेटर। इसलिए जनरली हमिंग एयर में, मतलब रात के टाइम में जब ठंडा का नाइट होता है ना, उसमें काफ़ी दूर तक आवाज़ सुनाई देता है, क्योंकि उस टाइम कुहासा रहता है ना। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उधर साउंड दूर तक जाएगा। फैक्टर नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। कौन कौन सा चीज़ अफेक्ट नहीं करता है, एक एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव का एम्पलीट्यूड साउंड को प्रभावित नहीं करता है। प्रेशर, गैस में प्रेशर जो होगा वो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम्म प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उसी रेशियो में डेंसिटी भी बढ़ जाएगा ना। हम्म तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा जो बढ़ेगा सो। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है साउंड पर। हम्म इसमें तो समझ में आ रहा है, अब पी बटा रो है तो पी बढ़ाएंगे तो रो भी बढ़ जाएगा और टोटल इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। हम्म एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये वाला हो गया वेवलेंथ का। कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट वेव जो होता है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है, और इसका जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ होता है, जबकि साउंड का 330 होता है, बहुत कम होता है। लाइट का जो स्पीड होता है वो घटेगा डेंसिटी बढ़ने पर। हम्म डेंसर मीडियम में स्पीड इसका घट जाएगा, लेकिन साउंड में बढ़ता है, उल्टा होता है ना। डेंसिटी हम्म बढ़ने से साउंड बढ़ेगा और स्पीड घटेगा। साउंड का स्पीड बढ़ेगा, लाइट का स्पीड घटेगा। उसके अलावा लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम्म यहाँ पर कुछ कंसेक्वेंस दिया हुआ है, थंडर एंड लाइटनिंग। तो जो बिजली चमकता है वो पहले दिखाई देता है, क्योंकि उसका स्पीड 3 × 10⁸ होता है। हम्म और बादल के गरजने का आवाज़ थोड़ा लेट से आता है। हम्म When the starter in a athletic event fires a gun, a spectator sitting in a distance hears the sound of fire a little later, while the smoke is intentionally seen. गन फायर होता है तो धुआं पहले दिखाई देता है, आवाज़ बाद में आता है। हम्म उसके बाद है स्पेक्टेक्युलर वाचिंग द क्रिकेट गेम, हियर द साउंड ऑफ स्ट्रोक। इसमें भी वही है, साउंड जो होगा स्ट्रोक का वो थोड़ा देर से आएगा, अब बॉल पहले दूर जाता हुआ दिखाई देगा। हम्म उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में एक्सपेरिमेंटली हम लोग साउंड कैसे निकालेंगे। एक क्या किया है ना कि यहाँ पर देखो, एक तो पहाड़ के सामने एक आदमी खड़ा हो गया जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ से आवाज़ किया, चिल्लाया, ठीक है ना। हम्म पहाड़ का हाइट 1 किलोमीटर है, ठीक है। डी डिस्टेंस दूर से खड़ा होकर के चिल्ला रहा है या कोई फायरिंग वगैरह कर रहा है, तो फायरिंग किया तो साउंड गया, जाने के बाद उसी समय एक तो घर ही लेकर के रहता है, तो साउंड गया, जाने के बाद पहाड़ से टकराया, उसके बाद वापस लौटा। तो हम्म जितना टाइम लगा वो टोटल टी हो गया, T1 + T2/2। अब वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टोटल डी हो जाएगा, ठीक है। हम्म टोटल डिस्टेंस डी और बटा टाइम, टोटल डिस्टेंस 2D होना चाहिए था ना, जाने का और फिर आने का। उसको हाफ कर दिया है।
अच्छा, टाइम को हाफ कर दिया है ना। हाँ। टाइम को हाफ कर दिया तो फिर डिस्टेंस भी हाफ होगा। ठीक है, इससे निकाल लेंगे। उसके बाद है इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी। हम्म। तो इसमें इंफ्रासोनिक कौन सा होता है, जो जिसका हम सुन नहीं सकते। सुनने फ्रीक्वेंसी कम। कम होता है बीच से। हाँ। और ट्वेंटी अल्ट्रा जो होगा, थाउजेंड हर्ट से कम। हाँ, और अल्ट्रा वाला का 20,000 से ज़्यादा होता है। हम्म। इसने बताया कि जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं, हम लोग का ईयर जो होता है ना, वो सुनना कम कर देता है। तो अभी तो हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक सुन लेते हैं, मतलब बचपन में, लेकिन एज बढ़ने से वो और उसका रेंज जो है कम हो जाता है। सिंस द हम्म। ईयर लॉस हियरिंग सेंसिटिविटी, सुनने का जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाता है। चिल्ड्रेन हम्म। देखो दिया, चिल्ड्रेन कैन हियर अप टू 30,000 किलो हर्ट्ज, और ओल्ड पर्सन जो है 12,000 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाएगा। ह्यूमन ईयर इज मेन सेंसिटिव इन द रेंज 2000 से 3000 के बीच, जो ह्यूमन ईयर होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हम्म। उसके बाद एनिमल कैन प्रोड्यूस एंड हेयर साउंड अ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 एंड एबव 20। Some animal can produce ultrasonic sound and communicate in them. A dog can hear sound of frequency up to nearly 50 किलोहर्ट्ज। तो वो सब तो दिया ही है यहाँ टेबल बना करके, हम बैट का दे दिया, कैट का, डॉग का। हम्म। उसके बाद अल्ट्रासोनिक का एप्लीकेशन क्या है। Ultrasonic can travel quite freely in solid and liquid, but in gases it instantly falls. In medium air travel the same speed with which the audible sound travel। तो इसका हम्म। स्पीड जो है वही है, 330 मीटर पर सेकंड का ही अल्ट्रासोनिक का भी। पर इसका प्रॉपर्टी क्या है अल्ट्रासोनिक का, इसका फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी हाई होता है। तो एनर्जी कैरिड बाय अल्ट्रासोनिक इज़ वेरी हाई, इसका जो एनर्जी होगा काफ़ी हाई होगा। अल्ट्रासोनिक कैन ट्रेवल अलोंग ए वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ, ये अपने पाथ से डेविएट जल्दी नहीं होता है। हम्म। जिस डायरेक्शन में भेजेंगे उस डायरेक्शन में सीधा निकलेगा। एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, तो बैट एक तो यूज करता है आवाज़ को सुनने के लिए और उड़ने के लिए। हम्म। अल्ट्रासाउंड यूज फॉर ड्रिलिंग हॉल और मेकिंग कट अ डिजायर्ड सेंड मटेरियल लाइक ग्लास, ग्लास में इसका यूज होता है छेद करने में। फॉर क्लीनिंग द मिनट ऑब्जेक्ट, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है और उसमें कोई छोटा छोटा चीज़ पड़ा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव उस यूज किया जाता है। द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन, ऑब्जेक्ट को एक क्लीनिंग सोल्यूशन में रखेंगे और अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे वहाँ पर। दिस हम्म। काउज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में वाइब्रेशन होगा और वो जो बेकार का चीज़ पड़ा है वो हट जाएगा। फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट इन मेटल, मेटल में अगर कैविटी वगैरह है तो पता चल जाएगा इससे। इमेजिंग द ह्यूमन ऑर्गन, अल्ट्रासाउंड वगैरह में इसका यूज होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज होता है, इकोकार्डियोलॉजी में यूज होता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सर्जरी टू रिमूव कैटरैक्ट एंड इन किडनी, सर्जरी में यूज होता है, और इन किडनी टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन, स्टोन को तोड़ने में। इसके अलावा सोनार टू डिटेक्ट द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, वाटर के अंदर कितना गहरा है, मतलब ये पता करने के लिए इसका यूज होता है। हम्म। उसके बाद अल्ट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक। द वर्ड अल्ट्रासोनिक इज यूज्ड फॉर अल्ट्रासाउंड साउंड फ्रीक्वेंसी एवं 20 किलो हर्ट्ज, और सुपरसोनिक
के लिए है, इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रैवल विद ए स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। मतलब सुपरसोनिक हो जाएगा जिसका स्पीड साउंड से भी ज़्यादा फास्ट है, जैसे जेट प्लेन या फिर फाइटर प्लेन। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। तो मैच निकाल लो, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। हाँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ स्टार्ट करो। हाँ, स्टार्ट करो।